हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द लाइफ ऑफ डेविड गेल और ये मूवी एक मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करोगे तभी हमारे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए कहीं जा रही थी। तभी अचानक रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो वो लड़की गाड़ी से बाहर निकलती है और तेजी से दौड़ने लगती है। आगे कहानी में हमें इस घटना के कुछ समय पहले की घटना दिखाई जाती है। ये कहानी न्यूयॉर्क शहर से शुरू होती है, एक न्यूज मैगजीन के ऑफिस से। इस न्यूज मैगजीन के ऑफिस में एक बारबरा नाम की लेडी न्यूज देख रही थी। इस न्यूज में दिखाया जा रहा था कि फिलोसॉफी प्रोफेसर डेविड गेल नाम के आदमी ने अपनी ही एक कलीग कॉन्स्टेंस हैरवे का रेप और मर्डर किया है। गेल और हैरवे दोनों ही एक्टिविस्ट थे और वो दोनों ही फांसी की सजा के खिलाफ आवाजें उठा रहे थे। तब बारबरा अपने बॉस को कॉल करती है और वो उनसे कहती है डेविड गेल के बारे में पूरी मीडिया में न्यूज दिखाई जा रही है। गेल के लॉयर का कहना है कि गेल सिर्फ बिस्टी ब्लूम से ही बात करेगा और वो एक दिन में सिर्फ 2 घंटे ही बात कर पाएगा। हमारे पास गेल से बात करने के लिए सिर्फ 3 दिन है और शुक्रवार के दिन उसे फांसी दे दी जाएगी। तभी बारबरा के ऑफिस में बिस्टी ब्लूम आती है। तब बारबरा बिस्टी को अपने बॉस के ऑफिस में ले जाने लगती है और बॉस बिस्टी से कहता है डेविड गेल को जल्दी फांसी दी जाने वाली है और हम सिर्फ उसके 3 ही इंटरव्यू ले पाएंगे 2-2 घंटे के, और इसके लिए हमें उन्हें $50,000 देने होंगे। पर बिस्टी, तुम ये इंटरव्यू अकेले लेने नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ हम किसी मेल को भी भेजेंगे। बिस्टी इस बात से इनकार कर देती है कि वो ये इंटरव्यू अकेले लेने जाएगी, पर बारबरा के समझाने पर उसे अपने बॉस की बात माननी पड़ती है। आगे बिस्टी एक रेंटल कार लेती है और अपने मेल इंटर्न जैक के साथ टेक्सास के लिए निकल जाती है और बिस्टी और जैक गाड़ी में बातें करते हुए जाते हैं। जैक क्राइम सीन की फोटो को देख रहा होता है और बिस्टी जैक से कहती है क्राइम सीन पर गेल का डीएनए पुलिस को सभी और मिला था और गेल का सीमन कॉन्स्टेंस हैरावे के अंदर मिला। यानी ये बात पूरी तरह से साबित होती है कि गेल ने ही कॉन्स्टेंस हैरावे का रेप किया। पर जैक को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि डेविड गेल ने ये मर्डर किया है, क्योंकि डेविड गेल एक बहुत ही बड़ा एकेडमिक था और उसने कई सारी थीसिस और किताबें भी लिखी थी, और जिस तरह से मर्डर किया गया है उसे देखकर ये नहीं लगता कि गेल जैसा आदमी ये कर सकता है। अब रास्ते में बिस्टी की गाड़ी खराब हो जाती है। तब जैक पास ही में मदद मांगने के लिए जाता है। तभी बिस्टी की गाड़ी के पास अचानक एक ट्रक आकर रुक जाता है। उस ट्रक में बैठे आदमी ने काऊ बॉय हैट पहनी हुई थी। उस ट्रक को अपने पास रुका देखकर बिस्टी थोड़ा घबरा जाती है। तभी जैक वहां पर पहुंच जाता है और वो ट्रक वहां से निकल जाता है। आगे कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो दोनों जेल पहुंच जाते हैं, जहां पर डेविड को रखा गया था। जेल पहुंचकर वो दोनों जेल के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से मिलते हैं। वो ऑफिसर उन दोनों को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर उस हाई सिक्योरिटी जेल में एंट्री करवाता है। आगे जैक और बिस्टी उस जगह पर पहुंचते जहां पर वो डेविड गेल का इंटरव्यू लेने वाले थे। वहां पर डेविड गेल का वकील ब्रैक्सटोन पहले से ही मौजूद था और ब्रैक्सटोन बिस्टी से मिलकर उससे कहता है मैं डेविड गेल का वकील हूँ। इंटरव्यू लेने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। इंटरव्यू देने के बाद आपको इस इंटरव्यू की पेमेंट देनी होगी, जो कि तय की गई थी $50,000, और इस इंटरव्यू में आप कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस यूज नहीं करोगी। ऐसा कहकर ब्रैक्सटोन जैक को अपने साथ वहां से ले जाता है। अब वहां पर सिर्फ डेविड गेल और बिस्टी ही मौजूद थे। बिस्टी डेविड गेल के साथ अपना इंटरव्यू शुरू करती है। तब बिस्टी पूछती है तुमने इस इंटरव्यू के लिए मुझे क्यों चुना? गेल कहता है क्योंकि मैंने तुम्हारा एक पुराना इंटरव्यू देखा था जिसमें तुम अपने एक सोर्स को बचाने के लिए जेल तक चली गई थी और मुझे तुम्हारा इतना प्रोफेशनल होना अच्छा लगा। तब बिस्टी पूछती है तो आप बताइए आप अपने इस इंटरव्यू की शुरुआत कहाँ से करना चाहते हो? डेविड कहता है तुम मुझसे जो चाहे वो सवाल कर सकती हो, पर फिलहाल मैं तुम्हें इतना ही बताना चाहूंगा कि मैं ऑस्टिन यूनिवर्सिटी का हेड ऑफ फिलोसफी कैसे बना। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि डेविड गेल अपने स्टूडेंट में काफी पॉपुलर था। एक दिन डेविड गेल अपने स्टूडेंट की क्लास ले रहा होता है और उसके स्टूडेंट उसकी क्लास में काफी इंटरेस्ट दिखा रहे थे। उन्हीं स्टूडेंट में एक बर्लिन नाम की स्टूडेंट थी जो पढ़ाई में ज्यादा अच्छी नहीं थी। क्लास खत्म होने के बाद बर्लिन गेल से आके मिलती है और वो गेल को क्लास में लेट आने के लिए सॉरी कहती है और बर्लिन गेल से कहती है अगर आप मुझे अच्छे ग्रेड्स दे देंगे, मुझे पास कर देंगे, तो मैं उसके बदले आपके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। ये सुनकर गेल कहता है मैं तुम्हें अच्छे ग्रेड्स दे दूंगा, इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और गेल बर्लिन के कान में कहता है तुम्हें अच्छी सी पढ़ाई करनी होगी। डेविड गेल ने बर्लिन का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था
और वो क्लास से बाहर निकल जाता है। तभी गेल को उसकी कलीग कॉन्स्टेंस हार्वे मिलती है और कॉन्स्टेंस और डेविड दोनों एक मूवमेंट का पार्ट होते हैं जिसमें वो दोनों टेक्सास स्टेट से डेथ पेनल्टी माफ करवाना चाहते थे। कॉन्स्टेंस डेविड को बताती है टेक्सास गवर्नर बहुत ही प्रो डेथ पेनल्टी है, हमें एक मौका मिला है गवर्नर के साथ डिबेट करने का, इसमें अगर हम लाइव टेलीविजन पर अपने अच्छे व्यू रखते हैं तो हमारे मूवमेंट को मदद मिल जाएगी और टेक्सास में डेथ पेनल्टी पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी और ये काम तुम्हें करना है, इस काम के लिए तुम्हें चुना गया है, कल सुबह तुम इसके लिए तैयार रहो। घर पर आने के बाद डेविड अपने बेटे जेमी के साथ खेलने लगता है। तब डेविड अपने बेटे के साथ कुछ समय खेलकर रात में पार्टी करने चला जाता है। जहाँ पर डेविड पार्टी करने जाता है वहाँ पर उसके कॉलेज के कुछ कलीग्स और कुछ स्टूडेंट भी आए हुए थे। वहाँ डेविड गेल को अपने दोस्तों से पता चलता है कि उसकी वाइफ के अफेयर के बारे में पूरे कॉलेज को पता चल चुका है। उसकी वाइफ एम्बेसडर की बेटी थी जो अक्सर स्पेन में रहा करती थी और स्पेन में ही उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। तब डेविड का कलीग डेविड को बताता है पार्टी में बर्लिन भी आई है, बर्लिन को आज कॉलेज से निकाल दिया गया है। तभी वहाँ बर्लिन आ जाती है और उन दोनों को उसके बारे में बात करते हुए पकड़ लेती है। तब दूसरा प्रोफेसर वहाँ से चला जाता है और डेविड और बर्लिन की बात होने लगती है। डेविड बर्लिन से कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया गया है, पर मेरा इसमें कोई रोल नहीं। बर्लिन कहती है क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? डेविड कहता है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। बहुत ज्यादा शराब पीने के बाद डेविड वॉशरूम चला जाता है। तब उसके पीछे बर्लिन भी वहाँ पहुँच जाती है और वो रूम अंदर से लॉक करके कहती है अब मैं तुम्हारी स्टूडेंट नहीं हूँ। उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि मैं पास होने के लिए तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तुमसे खाली ग्रेड्स नहीं चाहती थी, बल्कि मैं सच में तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहती थी। तुम चाहो तो ये काम अभी भी कर सकते हो। डेविड शराब के नशे में धुत था और वो बर्लिन के साथ फिजिकल होने लगता है। अगली सुबह डिबेट के पहले डेविड गेल कॉन्स्टेंस के साथ बैठा हुआ था। तब डेविड फाइनली कॉन्स्टेंस को बता देता है कि रात में उसने क्या किया। ये सुनकर कॉन्स्टेंस गुस्सा होती है और वो कहती है हम दोनों एक मूवमेंट का पार्ट है और तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से हमारा मूवमेंट सफर कर सकता है आगे डेविड डिबेट में जाने के लिए रेडी होता है और वो डिबेट बहुत ही अच्छे से करता है। तब डेविड थोड़ा ओवर कर देता है और वो गवर्नर से बहसबाजी करने लगता है। तब गवर्नर फाइनली डेविड गेल को कहता है अगर तुम ये बात साबित कर दो कि टेक्सास में अभी तक एक भी इनोसेंट को फांसी दी गई है तो मैं तुरंत अपराधियों को फांसी देने का रूल यहाँ से हटा दूंगा। डेविड के पास अब गवर्नर की बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए ये डिबेट यहीं पर एंड हो जाती है। डिबेट से बाहर आने के बाद कॉन्स्टेंस डेविड से लड़ती है और वो कहती है तुम ये डिबेट अच्छे से कर सकते थे, पर तुमने अपने आप को ज्यादा स्मार्ट दिखाने के चक्कर में गवर्नर से बहस कर ली। अब शायद हमारा मूवमेंट मुश्किल में आ जाएगा। तभी वहाँ पर दो पुलिस वाले आते हैं और वो डेविड को कहते हैं हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे रेप के इल्जाम में। बर्लिन ने फिजिकल होने के बाद डेविड पर रेप का चार्ज लगा दिया था। वही जेल में डेविड के इंटरव्यू का टाइम खत्म हो चला था। गार्ड डेविड को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और जाते जाते डेविड बिस्टी से कहता है मैं उस समय बेकसूर था, बर्लिन ने मुझे फंसाया था और उसने मुझे बदनाम कर दिया था। बेस्टी पूछती है बर्लिन ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? डेविड कहता है बर्लिन ने मुझसे बदला लिया था उसे कॉलेज से निकालने का। बेस्टी पूछती है तो क्या तुम बर्लिन से फिर से मिले थे? डेविड कहता है मैं बर्लिन से इसके बाद कभी नहीं मिला। बर्लिन का एक पोस्ट कार्ड मेरे पास आया था जिसमें उसने लिखा था यह पोस्ट कार्ड उस स्टूडेंट का है जो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। इस पोस्ट कार्ड में बर्लिन ने मुझसे माफी मांगी थी। जेल से बाहर आने के बाद जैक बेस्टी से डेविड के इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करता है। केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जेक और बेस्टी डेविड के घर पर जाते हैं जहां पर पुलिस को कॉन्स्टेंस की लाश मिली थी। वो घर दो लोगों ने रेंट पर लिया था और वो लोग अंदर एग्जीबिशन लगाकर बैठे हुए थे जो पैसे लेकर लोगों को उस घर को देखने की इजाजत दिया करते थे। वहाँ पर जो लड़की काम करती थी वो बताती है डेविड किस किस्म का आदमी था। वो अधिकतर शराब के नशे में धुत रहता था। वो लड़की जैक और बिस्टी को उस घर का सामान भी दिखाती है और बताती है कॉन्स्टेंस की लाश पुलिस को कहाँ पर मिली थी। कॉन्स्टेंस की पुलिस को जब लाश मिली थी तब उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके मुंह पर एक बैग था जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी। और सबसे दर्दनाक बात यह है जो कॉन्स्टेंस के हाथों में हथकड़ी बंधी हुई थी उसकी चाबी कॉन्स्टेंस के पेट में थी। उस लड़की की बात बिस्टी को पूरी तरह से परेशान कर देती है। आगे बिस्टी और जैक लंच कर रहे होते हैं तभी उन्हें वो ट्रक फिर से दिखाई देता है जिसमें काउबॉय हैट पहने वो आदमी था। उसे देखकर बिस्टी कहती है ये ट्रक हमारे पास बार बार क्यों आ रहा है? तब जैक उसे देखता है और वो ट्रक वाला आदमी वहां से निकल जाता है। अगले दिन इंटरव्यू लेने बिस्टी फिर से जेल में पहुंचती है। डेविड और बिस्टी दोनों कॉन्स्टेंस के मर्डर के बारे में बात करते हैं।
डेविड कहता है कॉन्स्टेंस की बॉडी जहाँ पर मिली थी वहाँ पर मेरे फिंगरप्रिंट भी मिले थे, पर वहाँ पर एक कैमरा ट्राइपॉड भी मिला जिस पर मेरे फिंगरप्रिंट नहीं थे। और जिस तरीके से कॉन्स्टेंस की मौत हुई थी मैंने कई साल पहले इसके बारे में एक आर्टिकल में बताया था कि रोमन लोग पहले इस तरीके से दुश्मनों को टॉर्चर करके मारा करते थे। किसी ने मेरा वो आर्टिकल पढ़ा और मुझे ही उसमें फंसाने की कोशिश की। जिसने भी वो ट्राइपॉड वहां पर रखा था उसने उस घटना का वीडियो बनाया होगा, और वीडियो बनाने वाला वो आदमी मुझे दिखाना चाहता है कि कैसे एक वीडियो है जिससे हमें पता चल जाएगा कि उस शाम वहां पर क्या हुआ, और वही वीडियो मेरे यहाँ से बाहर निकलने की चाबी भी है। पर ये सब जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। तब बेस्टी पूछती है तो तुमने उस वीडियो को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की, तुमने कोई डिटेक्टिव हायर क्यों नहीं किया? डेविड कहता है क्योंकि मैंने एक जर्नलिस्ट हायर किया है, मैंने तुम पर भरोसा किया और मैं चाहता हूँ कि तुम ही मुझे बेकसूर साबित करो। आगे फिर से हमें फ्लैशबैक की कहानी दिखाई जाती है, डेविड गेल की जिंदगी की आगे की कहानी। रेप का इल्जाम लगने के बाद डेविड को बेल मिलने में 2 हफ्तों का समय लग गया था, और डेविड की वाइफ भी उस समय उसे छुड़ाने नहीं आई थी। आगे डेविड अपने बेटे और अपनी वाइफ के साथ था, और डेविड को कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। तब डेविड की वाइफ उससे डिवोर्स की मांग करती है, और वो कहती है मैंने तुम्हें एक ईमेल भेजा है, तुम उसे पढ़ लेना। डेविड की वाइफ के जाने के बाद डेविड उस ईमेल को पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि डेविड की वाइफ ने उसके घर को बेच दिया है। तभी वहाँ कॉन्स्टेंस आती है और वो डेविड को बताती है कि जिस डेथ वॉच सोसाइटी के लिए वो काम किया करते थे वहाँ से भी उसे निकाल दिया गया है। आगे डेविड नशे में धुत रहने लगा था, उसके पास करने के लिए कोई भी ढंग का काम नहीं था। तब डेविड अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश करता है और उसने एक कॉफी शॉप में डिलीवरी पर्सन की नौकरी कर ली थी। आगे डेविड फिर से अपने बेटे से फोन पर बात करने की कोशिश करता है, पर उसकी बात उसके बेटे से नहीं करवाई जाती। ये सब जानकर डेविड अब पागल सा हो गया था। कुछ दिनों बाद डेविड कॉन्स्टेंस से मिलने जाता है, और अब कॉन्स्टेंस अपने बॉयफ्रेंड डस्टी के साथ रह रही थी। डेविड बहुत दुखी था और वो कॉन्स्टेंस के सामने अपने दुखों को जाहिर कर रहा था। तभी अचानक कॉन्स्टेंस बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। डेविड जल्दी से कॉन्स्टेंस को हॉस्पिटल ले जाकर उसे एडमिट करवाता है। आगे डॉक्टर डेविड के पास आती है और वो डेविड को कहती है कि कॉन्स्टेंस को ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर की बात को सुनकर डेविड बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में उसे अपना कहने वाली सिर्फ कॉन्स्टेंस ही बची थी। अब कहानी में हमें फिर से वही जेल बताई जाती है जब बिस्टी डेविड का इंटरव्यू ले रही थी। डेविड कहता है कॉन्स्टेंस जल्दी मरने वाली थी, इसलिए वो दूसरों को जिंदगी देना चाहती थी, और यही काम कॉन्स्टेंस डेथ वॉच सोसाइटी में किया करती थी ताकि किसी भी आदमी को मौत की सजा ना सुनाई जाए। आगे बिस्टी जेल से बाहर निकलती है और वो जैक से मिलती है। तब जैक बिस्टी को बताता है हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, डेविड का वकील, उसका डेविड को छुड़ाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसे बस पैसे चाहिए जो उसने इंटरव्यू करवाने के लिए मांगे थे। डेविड उसके बदले अपने लिए एक अच्छा वकील करवाता तो शायद वो बच पाता। जैक अपने ऑफिस से $50,000 लेकर आया था उस वकील को देने के लिए। आगे जैक बिस्टी के साथ मोटल में जाता है जहां पर वो लोग रुके हुए थे। बिस्टी अपने रूम में जाती है तो वो देखती है उसके रूम का मेन डोर खुला हुआ था। तब बिस्टी और जैक रूम के अंदर घुसते हैं तो उन्हें वहां पर एक वीडियो टेप टंगी हुई मिलती है। वो लोग उस वीडियो टेप को चलाते हैं तो उस वीडियो टेप में उन्हें कॉन्स्टेंस की मौत का वीडियो मिलता है, जिसमें कॉन्स्टेंस कैमरे के सामने तड़प तड़प कर मर रही थी। और इस वीडियो टेप में कॉन्स्टेंस बिना कपड़ों के थी, उसके हाथ हथकड़ी से बंधे हुए थे और उसके मुंह को कवर किया गया था ताकि वो सांस नहीं ले पाए, और कॉन्स्टेंस उस वीडियो में तड़प तड़प कर मर जाती है। यह सब देखकर बिस्टी रोने लगती है। अगली सुबह बिस्टी और जैक ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तब जैक बिस्टी से कहता है गेल सही बोल रहा था, उसने ये सब नहीं किया है, कोई उसे फंसा रहा है, पर अगर कोई उसे फंसाना चाहता है तो वो हमें ये वीडियो फुटेज क्यों भेजता? तब बिस्टी कहती है क्योंकि ये सब उसके परफेक्ट प्लान का हिस्सा था। यह आदमी जो कोई भी था वो ये जानता था कि टेक्सास में रीट्रायल करवाना कितना मुश्किल है। वो आदमी जानता है कि गेल की फांसी को अब किसी भी हालत में नहीं रोका जा सकता। कॉन्स्टेंस के मर्डर में गेल का फंसना ये सब हमें बताता है कि वो आदमी जो कोई भी है वो इनके काम से नफरत करता था। कॉन्स्टेंस और गेल फांसी की सजा को बंद करवाना चाहते थे और इसी काम से उस आदमी को नफरत थी, इसलिए उसने कॉन्स्टेंस के मर्डर में गेल को ही फंसवाकर उसे 6 साल तक अपनी मौत का इंतजार करने के लिए छोड़ दिया, ताकि लोग डेविड गेल को इसलिए याद रखे क्योंकि उसने कॉन्स्टेंस का मर्डर और रेप किया, ना कि उसके पहले किए गए कामों को।
उस आदमी ने डेविड गेल की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी और अब वो कहीं बैठकर मजा लूट रहा होगा। इसके बाद बिस्टी और जैक पैसा लेकर गेल के वकील के पास जाते हैं। इतने सारे पैसे को देखकर वकील खुश हो जाता है और वो कहता है डेविड कल मरने वाला है, इसलिए हमें उसे छुड़ाने की कोशिश बंद कर देनी चाहिए। बिस्टी जब ऑफिस से बाहर आती है तो वो देखती है काउबॉय हैट पहनने वाला वो आदमी वहीं पर खड़ा हुआ था। बिस्टी चुपचाप वहां से निकल जाती है और वो जैक के पास जाकर जैक को बताती है वो काउ हेट वाला आदमी वहीं पर खड़ा था, तुम जाकर उसकी ट्रक को ढूंढो और उसकी नंबर प्लेट का नंबर नोट कर लो। हमें पता लगाना होगा कि आखिर वो आदमी है कौन और वो हमारा पीछा क्यों कर रहा है। बिस्टी भी इंटरव्यू लेने डेविड के पास जेल पहुंचती है। बिस्टी इस बात को लेकर परेशान थी कि वो आदमी आखिर है कौन और वो उनका पीछा क्यों कर रहा था, और बिस्टी इस बारे में गेल से ही पूछती है वो आदमी कौन है। तब डेविड गेल बिस्टी को कहता है काउबॉय हैट पहने वो आदमी डस्टी हो सकता है, जो कि कॉन्स्टेंस का बॉयफ्रेंड था और उसने ही मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी। तब बिस्टी कहती है यानी वो तुमसे जलता होगा क्योंकि तुम्हारा कॉन्स्टेंस के साथ रिलेशनशिप था। डेविड कहता है मेरा कॉन्स्टेंस के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं था। बिस्टी कहती है तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे सीमन के ट्रेसेस कॉन्स्टेंस के अंदर मिले हैं। डेविड कहता है ये बातें जैसी तुम्हें लग रही है वैसी बिल्कुल नहीं है, ये चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अब वापस हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि कॉन्स्टेंस और डेविड के बीच क्या हुआ था। कॉन्स्टेंस एक 17 साल की लड़की को डेथ पेनल्टी से बचाने के लिए कैंपेन चला रही थी, पर कैंपेन में पूरी जान लगाने के बाद भी वो उस लड़की को नहीं बचा पाती, क्योंकि कॉन्स्टेंस ने इससे पहले भी कई लोगों को बचाने के लिए कैंपेन चलाया था, पर वो उन्हें भी नहीं बचा पाए थे। ये सब जानकर कॉन्स्टेंस का दिल टूट जाता है और कॉन्स्टेंस अपने साथ काम करने वालों के सामने रोने लगती है और कहती है हमने कई लोगों को बचाने की कोशिश की पर हम किसी को भी बचा नहीं पाए, हमारी सोसाइटी में किसी को भी इनकी परवाह बिल्कुल नहीं है। उसी रात डेविड भी कॉन्स्टेंस से मिलने जाता है और वो दोनों अपने अपने गम में डूबे हुए थे। कॉन्स्टेंस से बात करते करते डेविड कॉन्स्टेंस से पूछता है तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है। तब कॉन्स्टेंस कहती है शायद मैं अपनी जिंदगी में ज्यादा समय तक किसी के साथ फिजिकल हुई होती। यह बात सुनकर डेविड कॉन्स्टेंस के सामने फिजिकल होने का प्रपोजल रखता है। तब कॉन्स्टेंस डेविड से कहती है तुम्हें मेरे साथ सिंपैथी दिखाने की जरूरत बिल्कुल नहीं, पर बाद में वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए और डेविड और कॉन्स्टेंस दोनों बेडरूम में जाकर फिजिकल होने लगते हैं। उसी रात डेविड कॉन्स्टेंस के साथ फिजिकल होके अपने घर चला गया था। अगले दिन सुबह डस्टी कॉन्स्टेंस के घर जाता है। अगली रात में डेविड अपनी कार में सोया हुआ था, तभी कॉन्स्टेंस के मर्डर के इल्जाम में डेविड को पकड़ लिया जाता है। अब डेविड बिस्टी से कहता है मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया कि मेरे साथ क्या हुआ था, तुम्हारे पास अब 24 घंटे है सच को साबित करने के लिए। मैं मरने से बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को पता चले कि उसके बाप ने किसी का मर्डर नहीं किया, किसी के साथ रेप नहीं किया। आगे डेविड गेल को गार्ड्स पकड़कर अंदर अपने साथ ले जाते हैं और बिस्टी के पास अब 24 घंटे का समय था यह पता लगाने के लिए कि सचमुच डेविड ने कॉन्स्टेंस को मारा था या नहीं। बिस्टी अब अपने मोटल रूम में आती है और वो रात भर उस वीडियो को देखती है और वो उन सबूतों को भी देखती है जो उसने अब तक इकट्ठा किए थे कॉन्स्टेंस के मर्डर को लेकर। बिस्टी उस वीडियो को देखते देखते सो जाती है और सुबह हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डेविड को जेल से सुबह सुबह उठाकर डेथ पेनल्टी के लिए दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाता है। बिस्टी सुबह उठती है और वो वॉशरूम जाती है और वो फर्श पर पड़े टॉवेल को उठाती है। तभी अचानक बिस्टी के दिमाग में कुछ क्लिक करता है और वो जैक को उठाकर उससे कहती है हमें टीवी और उस कैसेट को लेकर ऑस्टिन जाना होगा डेविड के घर पर। आगे वो दोनों क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं और उस घर में रहने वाली लड़की को $100 ऑफर करते हैं एक डेमो के लिए। बिस्टी ट्राइपॉड पर कैमरा लगाती है और वो जैक से कहती है उस लड़की से बोलो वो किचन स्लैब पर कुछ काम करे, फिर जहाँ पर कॉन्स्टेंस की लाश मिली थी वहाँ पर जाकर लेट जाए। बिस्टी जैसा बोलती है जैक उस लड़की को वैसा ही करने के लिए बोलता है। तब बिस्टी जैक को बताती है मैंने कॉन्स्टेंस की मौत का वीडियो कल रात बहुत बार देखा और मैंने इस वीडियो में पाया कि वीडियो की शुरुआत में कॉन्स्टेंस जब अपना पैर हिलाती है तो उसे देखने से ऐसा लगता है कि कॉन्स्टेंस अपना पाँव जानबूझकर हिला रही थी। उसने एक बार अपना पाँव हिलाया और वो 15 सेकंड तक रुक गई। अगर किसी ने इसका मर्डर करने की कोशिश की होती तो ये अपना पाँव जानबूझकर क्यों हिलाती? तब तो ये अपने आप को बचाने की लगातार कोशिश कर रही होती, अपना पाँव जोर जोर से पटक रही होती। हमें भी इस डेमो को करके देखना होगा लड़की के मुंह पर पॉलीबैग बांधकर। तब जैक कहता है हम किसी के चेहरे पर इसे पॉलीबैग नहीं बांध सकते। तो बिस्टी कहती है तो मुझे ये खुद पर करना होगा। आगे बिस्टी अपने दोनों हाथ जैक से बंधवाती है और अपने मुंह पर पॉलीबैग बांधकर उसी पोजीशन में लेट जाती है जिस पोजीशन में कॉन्स्टेंस लेटी हुई थी मरने के समय पर। बिस्टी ने उससे कहा होता है कि जब तक उसकी बुरी हालत ना हो जाए तब तक वो उसकी पॉलीथीन को ना फाड़े।
जैक उस वीडियो को रिकॉर्ड करने लगता है। कुछ समय तक तो बिस्टी बिल्कुल नहीं हिलती, पर थोड़ी देर बाद उसकी हालत खराब हो जाती है और वो छटपटाने लगती है। तब जैक बिस्टी के मुंह के ऊपर लगी पॉलिथीन को फाड़ देता है। बिस्टी समझाती है जहाँ पर हमें कॉन्स्टेंस की बॉडी मिली थी वही किचन स्लैब पर डिश वॉशिंग ग्लव्स रखे थे। वो ऐसे रखे गए थे जैसे किसी हाउस वाइफ ने रखे हो। अगर कोई मर्डर करने वाला बिस्टी के हाथों पर हथकड़ी लगाता और उसके मुंह पर पॉलीबैग पहनाता तो उसने उस ग्लव्स का यूज किया होता फिंगरप्रिंट मिटाने के लिए, और ग्लव्स यूज करके वो उसे रैंडमली फेंक देता। पर क्राइम सीन पर हमें ग्लव्स ऐसे मिले जैसे किसी हाउसवाइफ ने रखे हो। कॉन्स्टेंस चाहती थी कि वो अपनी जान खुद दे दे, इसलिए उसने अपने हाथ बांधे और चाबी को निगल लिया ताकि चाहकर भी वो अपने आप को ना बचा सके। जैक कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर कॉन्स्टेंस ने खुदकुशी की होती तो वो फांसी लगाकर भी कर सकती थी, तो वो ऐसा नाटक क्यों करेगी? वो किसी बेकसूर इंसान को क्यों फंसाना चाहेगी? ये बात सुनते ही बिस्टी को ये बात क्लिक कर जाती है और वो कहती है कॉन्स्टेंस की जिंदगी का असली मकसद क्या था। कॉन्स्टेंस एक ऐसी औरत थी जो डेथ वॉच सोसाइटी के लिए जीती थी। वो डेथ पेनल्टी को हटाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, तो क्या वो उसे हटाने के लिए मर नहीं सकती? कॉन्स्टेंस एक ऐसा केस चाहती थी जिसमें किसी इंसान को सजाए मौत मिले और वो इंसान पूरी तरह से बेकसूर हो, और इसलिए कॉन्स्टेंस ने अपनी खुदकुशी का वीडियो भी बनवा लिया जिसे कॉन्स्टेंस डेविड गेल के फांसी के समय रिलीज करवाना चाहती हो। कॉन्स्टेंस किसी आदमी के थ्रू ये काम करवाने वाली थी जिस पर उसे पूरा भरोसा हो। बिस्टी के ऐसा कहते ही जैक और बिस्टी के दिमाग में एक आदमी का नाम क्लिक होता है। उस आदमी का नाम डस्टी था। वो काउबॉय हैट पहनने वाला आदमी कॉन्स्टेंस का बॉयफ्रेंड, जो कि बिस्टी और जैक का काफी समय से पीछा कर रहा था। तब बिस्टी और जैक दोनों अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और बिस्टी जैक से कहती है डस्टी वो आदमी होगा जिसने ये वीडियो लीक किया होगा। जब कॉन्स्टेंस ने उस चाबी को निगला होगा और अपने मुंह पे पॉलीथीन बांधकर अपने हाथ बांधे होंगे, ये ओरिजिनल टेप डस्टी के पास अभी भी होगा। हमें उसके पास से वो टेप निकलवाना होगा। आगे बिस्टी गैस स्टेशन पहुंचकर जैक से डस्टी को फोन लगवाती है और जैक डस्टी को गैस स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाता है। डस्टी भी जैक से मिलने गैस स्टेशन के लिए निकल जाता है। तब डस्टी का घर खाली था और बिस्टी उसके घर में घुसती है। वो उसके घर में ओरिजिनल वीडियो टेप सर्च करने लगती है। तभी डोर में बिस्टी को एक पैकेज मिलता है। वो उस पैकेज को ओपन करके देखती है तो उसके अंदर एक वीडियो टेप थी। बिस्टी उस वीडियो टेप को प्ले करती है तो उस वीडियो टेप में कॉन्स्टेंस अपनी हथकड़ी की चाबी को खुद ही निगल जाती है। उसके बाद वो अपने मुंह पर पॉली बैग लगाती है और अपने हाथों में हथकड़ी लगाकर नीचे लेट जाती है। बिस्टी ये सब देखकर फूट फूट कर रोने लगती है कि कोई अपने मोटिव को पूरा करने के लिए अपनी जान कैसे दे सकता है। तभी वहाँ जैक आ गया था और जैक बिस्टी से कहता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, डस्टी मुझसे मिलने नहीं आया, ये जगह सेफ नहीं है। तब बिस्टी और जैक वीडियो कैसेट लेकर वहाँ से भागने लगते हैं और डस्टी वहीं छुपकर उन दोनों को भागते हुए देख रहा था और वो हल्का सा मुस्कुराता है। उसका यही प्लान था कि बिस्टी के हाथ में वो वीडियो टेप लग जाए। दूसरी तरफ डेविड गेल को फांसी होने में अब कुछ ही मिनट बचे थे। गाड़ी में बिस्टी और जैक जा रहे थे। तब बिस्टी जैक से कहती है सभी को फोन करो, गवर्नर ऑफिस में सुप्रीम कोर्ट डेट क्लर्क को, और किसी भी तरह से ये फांसी रुकवाओ। जैक गाड़ी से उतर जाता है और बिस्टी गाड़ी लेकर जेल की तरफ जाने लगती है जहाँ पर डेविड को फांसी दी जाने वाली थी। आगे कहानी में हमें फिर से मूवी की शुरुआत वाला वही सीन दिखाया जाता है जहाँ बिस्टी की गाड़ी खराब हो गई थी और वो भागकर लोगों से लिफ्ट मांग रही थी। जेल के बाहर कुछ लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे और वहाँ पर मीडिया भी मौजूद थी। बिस्टी किसी तरह से जेल पहुंचती है। तब तक 6:12 हो चुके थे और डेविड गेल को फांसी की सजा दी जा चुकी थी। बिस्टी अपने घुटनों पर गिर जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है कि वो एक बेकसूर आदमी की जान नहीं बचा सकी। कुछ दिनों बाद बिस्टी कॉन्स्टेंस की सुसाइड वाली वीडियो टेप मीडिया में रिलीज कर देती है और टेप रिलीज करते ही सभी और हंगामा मच जाता है कि किस तरह से डेविड गेल को बेकसूर होने के बाद भी फांसी की सजा दे दी गई। डस्टी भी अपना घर छोड़कर जा चुका होता है। मीडिया में सभी और डेविड गेल की चर्चा चल रही थी कि जो काम डेविड गेल जीते जी नहीं कर पाया वो शायद उसकी मौत से हो जाए और फांसी की सजा टेक्सास स्टेट से हट जाए। आगे हमें दिखाया जाता है कि डस्टी डेविड गेल के वकील ब्रैक्सटन से मिलता है और उसको एक बैग देता है। डस्टी इस बैग को स्पेन ले जाता है और वो इस बैग को डेविड की वाइफ के घर के बाहर छोड़ आता है। डेविड की वाइफ बैग खोलकर देखती है तो उसमें $50,000 थे। ये वही पैसे थे जो इंटरव्यू के लिए डेविड के वकील ने लिए थे। उस बैग में एक पोस्ट कार्ड भी था जिसमें बर्लिन ने लिखा था कि उसे अफसोस है कि उसने डेविड को रेप के गलत इल्जाम में फंसाया। यहाँ पढ़कर डेविड की वाइफ को भी गिल्टी फील होता है कि उसने अपने पति पर भरोसा नहीं किया
और वो उसे छोड़कर यहाँ चली आई। वहीं बिस्टी के पास न्यूयॉर्क में एक कोरियर आता है और बिस्टी वो कोरियर खोलकर देखती है तो उसमें एक टॉय निकलता है। उस कुरियर में एक लेटर था जो डेविड के वकील ब्रैक्सटन ने लिखा था। डेविड चाहता था कि ये लेटर बिस्टी को मिले। ये कुरियर बिस्टी के फ्रीडम की चाबी होगी। बिस्टी को पहले समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब था, पर बाद में उसे अंदाजा लगता है कि जो टॉय भेजा गया था उसके अंदर कुछ था। बिस्टी उस टॉय को फाड़कर देखती है तो उसके अंदर एक वीडियो टेप निकलता है। बिस्टी तुरंत दौड़ते हुए वीडियो रूम में जाकर उस वीडियो टेप को चलाती है तो ये कॉन्स्टेंस की खुदकुशी का वीडियो फुटेज था, जिसमें पहले कॉन्स्टेंस को दिखाया जाता है जो कि आत्महत्या कर लेती है। फिर उस वीडियो फुटेज में डस्टी आकर कॉन्स्टेंस को चेक करता है और वो कहता है कॉन्स्टेंस मर चुकी है। उसके बाद उस वीडियो फुटेज में कॉन्स्टेंस की लाश के पास एक आदमी आता है और वो आदमी कॉन्स्टेंस के मुंह पर लगे पॉली बैग को हाथ लगाता है और वो पीछे मुड़कर कैमरे में देखता है तो यह आदमी कोई और नहीं बल्कि डेविड गेल था। यानी डेविड गेल भी कॉन्स्टेंस के साथ इस प्लान में शामिल था। वो कॉन्स्टेंस के साथ साथ खुद को भी इस प्लान के लिए सैक्रिफाइस कर रहा था। यह देखकर बिस्टी को यकीन नहीं होता कि डेविड ऐसा कैसे कर सकता है। डेविड ट्राइपॉड के पास आता है और कैमरा बंद कर देता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, डेविड गेल ने जब गवर्नर के साथ डिबेट में बहसबाजी की थी तब गवर्नर ने उसे कहा था कि तुम साबित कर दो कि किसी भी बेकसूर इंसान को फांसी दी गई है तो हम टेक्सास से फांसी की सजा को हटा देंगे। इसी बात को साबित करने के लिए डेविड गेल और कॉन्स्टेंस ये प्लान बनाते हैं कि कानून द्वारा किसी बेकसूर इंसान को भी फांसी की सजा दी जा सकती है। डेविड गेल ने ना कॉन्स्टेंस का रेप किया था और ना ही उसका मर्डर किया था, फिर भी उसे फांसी की सजा दे दी गई थी। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।